जब देश में उत्तर प्रदेश के विकास की बात आएगी या उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा जाएगा, और उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे उस इटावा का नाम आया हो, या बसपा सरकार रही हो और मायावती का नाम आया हो, या बहुत से मुख्यमंत्री हुए, अलग अलग क्षेत्रों से हुए, उनका प्रतिनिधित्व हुआ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बाद जब योगी आदित्यनाथ भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा सरकार का नेतृत्व संभाला उन्होंने, और उसके बाद आज 8 वर्ष पूरे हुए हैं और योगी सरकार इस 8 वर्ष को अपना उत्कर्ष वर्ष के रूप में मना रही है, क्योंकि उसकी उपलब्धियां भी हैं। क्योंकि योगी सरकार ने 2017 में इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अपना राजकाज शुरू किया और 2022 में पुनः दोबारा योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और रिपीट हुई। ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास रहा। लेकिन सबसे बड़ा इतिहास ये है कि उत्तर प्रदेश के उस पूर्वांचल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ऐसा मिला है कि जो लगता है कि वो अस्थायी नेतृत्व जो है भाजपा को मिला है, और इससे भाजपा लगता है कि फूली नहीं समा रही है। भले उसमें उतार चढ़ाव की बातें आती हैं केंद्र सरकार को लेकर के राज्य सरकार के बीच में, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व सब पर भारी है। और जब जब योगी आदित्यनाथ की बात, पूर्वांचल की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास बोर्ड की, क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि पूर्वांचल का विकास बहुत ही कम हुआ। जब वीर बहादुर सिंह कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री हुए थे, तो उस समय ये बहुत कुछ योजनाएं वहां गई, और उसमें अमेठी का भी, जब कांग्रेस सरकार थी तो अमेठी का भी विकास उससे जोड़ा गया। लेकिन अन्य क्षेत्र कैसे रहा, वहाँ क्या क्या हालात रहे, उसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या रही, उसके लिए हम बात करेंगे। आज हमारे साथ पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदस्य विजय विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे कुछ बात करूंगा कि आपके योगी सरकार के 8 वर्ष के इस समय में आप कैसे देखते हैं कि आपका विकास, क्या पूर्वांचल का विकास में आपका बोर्ड की भूमिका क्या है? देश जब आज़ाद हुआ और जो पहली संसद की बैठक हुई, तो पूर्वांचल में एक बड़ा नाम था, चर्चित नाम है बाबू विश्वनाथ राय गहमरी का, जो उस समय सदन में रखा था। तो पूरी संसद रो पड़ी थी पूर्वांचल की दुर्दशा को सुनकर। और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने पूर्वांचल के पिछड़ेपन और पूर्वांचल की गरीबी को दूर करने के लिए एक पटेल आयोग का गठन किया था। पटेल आयोग का गठन पंडित नेहरू के समय में हुआ, और उसके बाद केंद्र में भी प्रदेश में भी कांग्रेस शासित सरकारें रही, लेकिन पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। 2017 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेते हैं, तो वो संकल्प लेते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही तर्ज पे पूर्वांचल का भी विकास होगा, बुंदेलखंड का भी विकास होगा। तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए 2 बोर्डों का गठन हुआ, पूर्वांचल विकास बोर्ड और बुंदेलखंड विकास बोर्ड। और उसके बाद उसके मंडलीय स्तर बैठक होने लगी, और उस पे जो प्रस्ताव आते थे वो सरकार में जाते हैं, उन प्रस्तावों पर स्वीकृतियाँ होती हैं, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन जो पूर्वांचल का नाम लिया जाता था, पूर्वांचल का नाम लेते ही जो माफियावाद आता था, 2-4 बड़े बड़े माफियाओं के चेहरे याद आते थे। जो पूर्वांचल का नाम लेने से एक पिछड़ेपन का जो एक वो तस्वीर बनती थी, तो उससे कैसे निजात मिले? तो उससे निजात मिली अपदीपों के भोग के भाव से। वो पूर्वांचल जहाँ 6-6 बौद्ध सर्किट हो, जहाँ प्राकृतिक संपदा हो, जहाँ पे जो आम जनमानस की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको
पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हो, उसके बाद भी पूर्वांचल पिछड़ा था, तो उसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया, आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर में एम्स है, बनारस में जो है आप देख रहे हैं कि कितना बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनारस का कितना विकास हुआ है। विंध्याचल कॉरिडोर देख लीजिए, भदोही का कालीन उद्योग, कालीन उद्योग में भी ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री थी जी जी, और इसमें आप संगठित अपराध कैसे हो गया? नहीं होता क्या था भाई, संगठित अपराध तो ऐसे माना जाता है कि बड़े बड़े ठेके लेना, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर में हो, चाहे रेलवे के सेक्टर में हो, या रोड के सेक्टर में हो, बहुत से सेक्टर में, या रियल एस्टेट सेक्टर में हो, इनमें जो एक देखा गया कि संगठित अपराधियों का वर्चस्व रहा और उनका एक पूरा, उनके इशारे पे ही सरकारें चलती रहीं। लेकिन ये कालीन उद्योग में आप कैसे कह सकते हैं संगठित अपराध में? बिल्कुल, हर क्षेत्र में माफियावाद था, संगठित अपराध था। आप समझिए, जौनपुर का सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र और नोएडा का साथ में स्थापना हुई, लेकिन इसी माफियावाद, इसी संगठित अपराध की वजह से कोई इन्वेस्ट करने नहीं आया, कोई निवेश करने पूर्वांचल में नहीं आया। यही मुबारकपुर, आजमगढ़ का मुबारकपुर, जो कि बनारसी साड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो टूट गया था 2002 के सांप्रदायिक दंगे के बाद। आज उसको एक मार्केट मिली। जो काले बर्तन का उद्योग था निजामाबाद का, ब्लैक पोटरी का, उसके तालाबों पे भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका था। मतलब हैंडलूम और उसके बाद पावरलूम उद्योग बंद पड़ गए थे। अपराध जो आजमगढ़ की पहचान भी एक तो बन गई थी ना, आतंकवादी घटनाओं की, तो उस पे 100% नियंत्रण, जो माफिया थे, जो गुंडे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उनका मनोबल गिरा, तो लोग निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आने लगे। उत्तर प्रदेश के साथ ही विशेषकर पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल में अपार संभावनाएं हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना हो तो अपार संभावनाएं हैं। हाँ, लेकिन एक समस्या ये रही है कि पूर्वांचल का पलायन बहुत तेजी से हुआ। वो चाहे महाराष्ट्र में लोग जा रहे हो, या दिल्ली की तरफ जा रहे हो, देश के, या गुजरात की तरफ जा रहे हो, जो पूर्वांचल के, चाहे गोरखपुर से आप उठा लीजिए, जौनपुर, इधर पूरा बनारस, बलिया, प्रयागराज तक, जितना इनका पूर्वांचल का पलायन बहुत ज्यादा हुआ। उसकी इन 8 वर्षों में पलायन की स्थिति क्या आपकी? ये सत्य है कि किसी समय पे पूर्वांचल से जो सीजनल माइग्रेशन होता था, सोनभद्र वगैरह के जनपदों से गांव के गांव खाली हो जाते थे। ये स्थित रहती थी कि लोग अपने रोजमर्रा के, अपने जीविकोपार्जन के लिए पता चला पंजाब चले गए, हरियाणा चले गए, या गुजरात चले गए। तो हमारे जो प्रदेश की जनता है, वो आम जनमानस जो है, उनको स्थानीय स्तर पे रोजगार मिले, उनको स्थानीय स्तर पे काम करने का अवसर मिले। तो उसके लिए बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। उसके बाद आप कोई भी अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो मुद्रा योजना के तहत लोन मिल रहा है। और जो यहाँ के कृषि उत्पाद हैं, उनके लिए भी कि ये हुआ कि इनको मार्केट उपलब्ध हो जाए। जैसे बनारस का लंगड़ा आम है, वो खूब फेमस है, लेकिन उसको विदेश नहीं भेजा जा सकता था, आज विदेश जा रहा है। सोनभद्र का टमाटर है, गाजीपुर की हरी मिर्च है, इसी तरह जैसे जौनपुर की गोभी है, मूली है, उसके लिए कोई मार्केट नहीं था, आज मार्केट है। और एंटी माइग्रेशन टास्क फोर्स का जो गठन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उससे एक विश्वास जगा कि हमको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, हमको स्थानीय स्तर पर पूर्णतया पारदर्शी तरीके से काम करने का अवसर मिलेगा, जिसका परिणाम हुआ कि आज गोरखपुर, सोनभद्र या पूरे पूर्वांचल से जो माइग्रेशन होता था वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश का एक, जब से योगी सरकार आई है तब से ये देखा गया है कि धार्मिक पर्यटन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि धार्मिक स्थलों का विकास भी बड़े पैमाने पे किया गया है। अगर आप अयोध्या के राम जन्मभूमि को ले लीजिए, या मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को ले लीजिए, बांके बिहारी मंदिर, और भी इस चीज़ को माइनस करके पूर्वांचल में अगर आप आ जाइए कि गोरखपुर धाम का ले लो, या आप काशी विश्वनाथ धाम की ले, विंध्याचल धाम, तो इनमें पर्यटन की स्थिति क्या रही? धार्मिक पर्यटन में कितनी बढ़ोतरी रही होगी?
क्या अनुमान है आपका? नहीं, आप ये समझिए, पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें रेहड़ी वाले, पटरी वाले से लेकर, मूंगफली वाले, ठेले वाले से लेकर रिजॉर्ट तक में काम करने वाले को रोजगार मिलता है। बौद्ध सर्किट का कांग्रेस की रिजीम हो या मायावती की जो बसपा सरकार आई, उस समय भी काफी कुछ हुआ, और दूसरे देशों से पैसा आता है वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार जो है खाली वो काशी, मथुरा और अयोध्या तक ही सीमित रह गई? इस बौद्ध सर्किट को लग नहीं रहा है कि इस सर्किट का नहीं, पर्यटन के प्रति सरकार का कुछ ज्यादा रुझान नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं, अन्य सरकारों में पैसा आया तो गया कहाँ? यही तो विषय है कि अन्य सरकारों में जो पैसा, लोग सरकार का भी पैसा और जो भी आता रहा होगा वो खा जाते थे। लेकिन आज अगर आप श्रावस्ती सीधे जाना चाहते हैं, कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला कुशीनगर जाना चाहता है, तो कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सीधा जुड़ा हुआ है। आप विदेशी आएगा तो उस स्तर की पर्यटन के क्षेत्र में सुविधाएं होनी चाहिए, होटल होने चाहिए, अच्छे अच्छे सर्किट हाउस होने चाहिए, तभी तो जो कोई आएगा तो वहां पे रुकेगा। उसको जो है कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए कि जिससे वो पहुंच सके, वो श्रावस्ती जा सके, वो कुशीनगर जा सके, वो सिद्धार्थ नगर जा सके, कपिलवस्तु जा सके। इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया। मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, तो हर धर्म का सम्मान, सबका सम्मान, आज पूरे विश्व में जो सनातन को मानने वाले हैं, आज अयोध्या सीधे आ रहे हैं, अयोध्या से सीधी फ्लाइट है, और वाराणसी आ रहे हैं, मिर्जापुर जा रहे हैं। और ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद हुआ कि हवाई चप्पल से चलने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। आज प्रयागराज में एयरपोर्ट, कुशीनगर में एयरपोर्ट, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, अयोध्या में एयरपोर्ट, और उसके बाद श्रावस्ती में भी बन रहा है, मतलब बनारस में है। मतलब सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का उत्तर प्रदेश। जो महाकुंभ हुआ, आप सोचिए, पूरे विश्व में सनातन का इतना बड़ा समागम और कहीं नहीं होता, किसी भी धर्म का नहीं होता। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने एक टारगेट रखा है इस देश को $5 ट्रिलियन पर ले जाने की, अर्थव्यवस्था हमारे देश की। और उसमें सबसे आगे अगर बढ़ के कोई आया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम $1 ट्रिलियन की जो है वो वहां तक उत्तर प्रदेश की प्रगति बढ़ाकर ले जाएंगे, ग्रोथ। इसको आप कहाँ तक देखते हैं? इसमें इसकी पूर्वांचल की क्या भूमिका आपको नजर आ रही है? आपके क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, किसी भी क्रांतिकारी परिवर्तन में पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे वो आज़ादी का रहा हो, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे अन्य कोई क्रांतियां रही हो, उसमें पूर्वांचल का योगदान रहा। तो जो ये विश्व गुरु बनाने की, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जो क्रांति, और 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। संगठित अपराध खत्म हो गया है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो मजबूत हुआ है, अच्छी कनेक्टिविटी हुई है, और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्रम में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बने हैं, और उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो हैं उन पे काम हुआ है। तो जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई है। उपलब्धि के बीच में विपक्ष भाजपा सरकार को, आपकी योगी सरकार को, इस बात के लिए घेरता है समय समय पे, और हर चुनाव में बात रखता है कि किसानों की आय दुगनी नहीं है। तो आप, जब किसानों की आय दुगनी नहीं हो पा रही है, उसका आरोप है सीधे विपक्ष का, तो उत्तर प्रदेश की प्रगति कैसे हो पाएगी बिना किसानों के? जब भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कृषि के क्षेत्र में, बहुत से सेक्टर में कृषि आगे चल रही है, लेकिन जब आय दुगनी की बात आती है तो उसमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं, आय का मैं बताऊं किसान के लिए, 2013 में इसी लखनऊ के पड़ोसी जनपद बाराबंकी में भूख से एक मौत हुई थी। BBC लंदन ने उसको, और पूरे विश्व की मीडिया ने दिखाया था कि भारत में आज भी भूख से मौतें होती हैं। बुंदेलखंड में जब अकाल पड़ा तो उस समय सपा की सरकार थी, और
वहां के जो आम लोग थे वो फिकारा नामक घास की रोटी खाते थे जो कड़वी होती, जिसको जानवर भी नहीं खाते हैं। और जो यहाँ का गन्ना का किसान था, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहा हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, उसके गन्ना के किसानों का भुगतान नहीं होता था, उनको पर्चियां नहीं मिलती थी। अधिकांश चीनी मिलें पूर्वांचल की बंद पड़ी हुई थी और किसानों को अपना धान गेहूं बेचने के लिए 2-2 3-3 दिन कांटों पे लाइन लगती थी। और कांटे भी कितने थे, जिले में 1 कांटा 2 कांटा होता था। कांटा मतलब इन द सेंस क्रय केंद्र जो इनका नाम है, जहाँ पे तौल होती है, तौल होती है। क्रय आप ये समझिए पिपराइच मुंडेरवा जैसी चीनी मिलों का जीर्णोद्धार हुआ। जो सरकारी चीनी मिलें घाटे पे थी उनका पुनरुद्धार किया गया, उनको फिर से संचालित कराया गया। और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसानों के भुगतान का की समस्या थी उसको 100% दूर किया गया। जो किसान यूरिया के लिए लाठी खाता था वो किसान अब यूरिया सीधे पा रहा है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के। और आपसे बताऊं, किसान सम्मान निधि के रूप में हर किसान को सरकार के द्वारा एक अनुग्रह राशि जो जा रही है कि किसान समय से अपने खेत की में बीज खाद का प्रबंध कर ले, क्योंकि एक आम कहावत है कि जून का बूंद कुजून का घड़ा, समय से खाद पानी मिलना ये बहुत आवश्यक होता है उसके लिए। और यही नहीं, किसान का अगर फसल का उत्पाद वो नष्ट हो रहा है तो उसके लिए प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना ये हमारी सरकार लाई है, ये न कांग्रेस ने लाया है न सपा गवर्नमेंट ने लाया है। और लगभग हर न्याय पंचायत पर अब क्रय केंद्र खुल गए हैं कि जिसपे मतलब एक विकास खंड में 3 से 4 क्रय केंद्र है कि किसान अपने उपज को सीधे 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में बेच के अपने घर आ जा रहा है और समय से उसका भुगतान हो रहा है। और यही नहीं, उसके जो उत्पाद हैं उनको आज वैश्विक पहचान मिल रही है, वो जा रहे हैं विदेशों में सप्लाई हो रहा है। तो निश्चित रूप से किसान की आय बढ़ी है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये संभव हुआ है कि किसान समृद्ध हुआ है। अब बात करेंगे, पूर्वांचल में आता है अमेठी, जो कि गांधी परिवार की एक सीट रही है। अमेठी और रायबरेली रही, रायबरेली तो अवध क्षेत्र में आता है, लेकिन पूर्वांचल में अमेठी आती है, अमेठी लोकसभा सीट आती है। और अमेठी अभी तक तो आपके पार्टी के पास थी, लेकिन अब वो कांग्रेस के पास फिर चली गई है। तो अमेठी का विकास गांधी परिवार का राज होने की वजह से जो हुआ, बहुत सी फैक्ट्रियां लगी, बहुत से डेवलपमेंट के काम हुए। लेकिन हाँ, आपकी भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार, यहाँ योगी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, दोनों ने इनका योगदान क्या रहा इन 8 वर्षों में? खासतौर से अमेठी के विकास की हम बात करेंगे। मैं अमेठी का भी विकास बताऊं, पूरे पूर्वांचल का जैसे विकास हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश का जैसे विकास हुआ, और जैसे पूर्वांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आज विकास के मामले में सुशासन के मामले में टक्कर दे रहा है, उसी तरह पिछले 8 सालों में जितना विकास आप गोरखपुर का देख रहे हैं, लखनऊ का देख रहे हैं, वाराणसी का देख रहे हैं, उसी तरह का विकास पिछले 8 सालों में अमेठी का भी हुआ है। हाँ, इस विकास की श्रृंखला के साथ में इस समय उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी के सांसद ने जब पार्लियामेंट में बात रखी कि राणा सांगा जो एक महान योद्धा इस भारत के रहे हैं और पूजनीय है, वो सबके हैं, और उनको जिस हिसाब से वो प्रस्तुत किया उन्होंने संसद में किया, और उसका जो रिएक्शन हो रहा है आज, और उस पर समाजवादी पार्टी भी पहले तो अपने सांसद के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन बाद में वो फिर बैकफुट पे नजर आई, लेकिन वो दिख नहीं रहा है और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि राणा सांगा, मान लिया वो एक क्षत्रिय समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये क्षत्रिय मात्र ही नहीं थे राणा सांगा। अब आप छत्रपति शिवाजी को ले लो, महाराणा प्रताप को ले लो, या राणा सांगा जी को ले लो, या जो भी ऐतिहासिक हमारे लोग हैं भारत की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए शहीद हुए, शहादत दिया इस देश में, और उसको विलेन के रूप में पेश करने का ये पेशगी की जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए,
जो औरंगजेबी सोच के होंगे, जो बाबर और खिलजी को मानने वाले होंगे, जो चंगेज और तैमूर लंग को मानने वाले लोग हैं, वो महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, झलकारी बाई, महाराजा सुहेलदेव, इन सबका विरोध करेंगे। महाराणा सांगा हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे संभाजी हों, चाहे झलकारी बाई हों, चाहे महाराजा सुहेलदेव हों, जो चाहे अवंती बाई जी हों, जो भी हैं ये सब हमारे, चाहे रानी लक्ष्मीबाई जी हों, ये सब हमारे हीरो हैं। कोई भी राष्ट्रभक्त जो भी होगा वो इन सबको अपना हीरो मानता है, अपना आदर्श मानता है। राणा सांगा राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। हम सभी राष्ट्रभक्त और भारतीय उनका हृदय से सम्मान करते हैं। जो औरंगजेबी सोच के व्यक्ति हैं वो इन विरोध करते हैं। और बता दूं, विरोध का एक कारण इनका ये भी है क्योंकि जो ये इनका पीडीए का फर्जी नैरेटिव था वो टूटा। आप देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिमों ने दलितों के ऊपर अत्याचार किया, आपने मथुरा में देखा मुसलमानों ने दलित की बेटी पे अत्याचार किया, उसकी शादी तोड़वा दी। संभल में आपने देखा कि एक संप्रदाय के लोगों ने किस तरह से हंगामा किया, किस तरह से हिंसा की। आपने बहराइच में देखा। तो ये हुआ कि जो सनातन को मानने वाले हैं, जो राष्ट्रीयता में आस्था रखते हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो लोग एकजुट हुए पूरी तरह से। और जो पीडीए का फर्जी नैरेटिव था वो टूट चुका था। वो डर रहे थे अखिलेश यादव जी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर रामजी लाल सुमन से ये बुलवाया। लेकिन यहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने का बयान आया, उसका प्रभाव भी दिख रहा है। उन्होंने कहा ईद के बाद जो है हम इससे निपटेंगे, समाजवादी पार्टी विरोध करेगी, प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय बड़े नेता हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए है क्या कि वो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं राम गोपाल जी, वो बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि क्या विरोध करेंगे। मतलब राणा सांगा जी के विषय में जो बोला है रामजी लाल सुमन ने, क्या उसको सही ठहराते हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि हमारे महापुरुषों का अपमान हो? क्या वो चाहते हैं कि जो जिनका योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के को जो है एक राष्ट्र बनाने में जिन महापुरुषों का योगदान है, उनको लोग गाली देते रहे और प्रदेश चुप बैठा रहे, प्रदेश की आम जनता उसका विरोध ना करे? अभी भी वक्त है। इनके जो समाप्तवादी पार्टी हो रही है, जो ये समस्या फैला रहे हैं जगह जगह पे, ये उल्टे सीधे हथकंडे अपना रहे हैं, तो इससे इनको बचना होगा, अन्यथा इनकी बहुत बुरी स्थिति होगी। और आम जनता इनको खुद नकार चुकी है 2-2 चुनाव में, और आगे आने वाले चुनाव में इस बहुत ही बुरी दशा होगी इनकी। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह से आज की बातचीत के बाद अगले क्रम में हम किसी और अतिथि के साथ फिर शामिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।